तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम जो परसेप्चुअल प्रोसेस है उसका पार्ट 2 करेंगे, जो कि यूजीसी, नेट, जेआरएफ और एचपीएससी, पीजीटी, साइकोलॉजी। ठीक है, और ये भी यूजीसी नेट साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो हम उसकी क्लास 2 है, वो पार्ट 2 कर रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस का। तो सबसे पहले आती है गेस्टाल्ट अप्रोच। गेस्टाल्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन। ठीक है, हिंदी में इसको लिखते हैं प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण का गेस्टाल्ट उपागम। ठीक है, पहले हम इनके जो प्रवर्तक हैं या प्रतिपादक हैं उनकी बात कर लेते हैं। इनमें 3 नाम आते हैं। ठीक है, एक होता है वर्दाइमर, कोफका और कोहलर। ठीक है, अच्छा, इन्होंने इस गेस्टाल्ट जो उपागम है इसको 4 भागों में बांट कर समझाया। ठीक है, उसमें पहला भाग रहेगा अपना फिगर ग्राउंड। क्या रहेगा? फिगर ग्राउंड यानी आकृति पृष्ठभूमि, आकृति पृष्ठभूमि, प्रत्यक्ष। ठीक है, अच्छा, दूसरा रहेगा अपना जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी प्रत्यक्षणात्मक संगठन या प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम। ठीक है, अच्छा, 3 नंबर पे रहेगा परसेप्चुअल आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, परसेप्चुअल आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्षणात्मक समाकृतिकता का नियम, या सीधा लिख दो आप समाकृतिकता, समाकृतिकता का नियम। ठीक है, और चौथे पे आता है हमारे फील्ड फोर्सेज। ठीक है, जो कोहेसिव और रिस्ट्रेनिंग फोर्स है उनकी बात करेंगे हम। तो फील्ड फोर्सेज, ठीक है, फील्ड फोर्स में जैसे इनको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय बल, क्षेत्रीय बल। ठीक है, ये हम चारों पढ़ेंगे। उसके अलावा हम जो इसकी आलोचना है, किन किन मनोवैज्ञानिकों ने या फिर किस प्रकार इसकी आलोचना की गई है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो हम फिगर ग्राउंड से शुरू करेंगे, और मैं आपको थोड़ा गेस्टाल्ट के बारे में एक बार और बता देता हूँ। वर्दीमरकोफ का कोलर तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। तो अब देखो हम बात करते हैं। तो गेस्टाल्टवादी हैं वो क्या बोलते हैं, या फिर गेस्टाल्ट उपागम के अनुसार हम लिखते हैं कि व्यक्ति है ना, व्यक्ति वस्तु का जो परसेप्शन करता है। ठीक है, तो व्यक्ति वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग भागों में न करके संपूर्ण रूप से। ठीक है, संपूर्ण रूप से, यानी यहाँ पे एक टर्म आती है, आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टाल्ट के लिए, एज ए होल। ठीक है, एज ए होल। तो व्यक्ति वस्तु का प्रत्यक्षण है वो अलग अलग भागों में न करके संपूर्ण रूप में करता है। ठीक है, संपूर्ण रूप में करता है, ये इसका मुख्य जो बात है, मुख्य कोर कॉन्सेप्ट है वो आ गया। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी कौन सी मतलब नई चीज होती है कि उस वो जो है गेस्टाल्टवादी है वो एज ए होल देखने पर बल देते हैं। ठीक है, तो गेस्टाल्टवादी बताते हैं कि जो संपूर्ण प्रत्यक्षण होता है ना, होल परसेप्शन, इन्होंने एक टर्म का यूज किया, होल परसेप्शन। ठीक है, तो होल परसेप्शन ना, इसका इन्होंने बताया कि एक अपना विशेष गुण होता है। ठीक है, विशेष गुण होता है।
ठीक है। जो है वो वस्तु को भिन्न भिन्न हिस्सों के प्रत्यक्षण के गुणों से अलग होता है। मतलब जब हम किसी वस्तु या किसी उद्दीपक के भिन्न भिन्न अंशों का जब प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक है, उससे जो गुण प्राप्त होता है उससे भी ये अलग है, जो विशेष गुण है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो गेस्टाल्टवादियों ने, ये तो कोर कॉन्सेप्ट आ गया इसका। ठीक है, ये चीज़ों को समग्र रूप से देखने पर बल देते हैं या ऐसे होल देखने पर बल देते हैं। अब हम इसके जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फिगर ग्राउंड। ठीक है, फिगर ग्राउंड यानी आकृति पृष्ठभूमि। आकृति पृष्ठभूमि, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे ये एक फूलदान है, फूलदान आपने देखा होगा। ठीक है, मानते हैं कि ये काला बाग है। क्या है? काला बाग। अच्छा, और ये है सफेद बाग या उजला या सफेद बाग। ठीक है, उजला या सफेद बाग। अच्छा, अब देखो, अब आप इसका प्रत्यक्षीकरण करते हो। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले फूलदान दिखेगा। क्या दिखेगा? फूलदान। यानी जो सफेद बाग है, सफेद बाग वो किसके रूप में दिखेगा? फूलदान। यानी मुख्य आकृति आपको क्या दिखेगी? फूलदान दिखेगी। ठीक है, तो जो मुख्य आकृति जो फ्रंट पे होती है, जो आगे की तरफ होती है, जो हमें सबसे पहले जिसका हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, ठीक है, वो होती है आकृति यानी फिगर। क्या होती है? आकृति, या हम इसको फिगर लिख सकते हैं। ठीक है, फिगर। अच्छा, अब देखो, अब जब हम इसका कुछ देर तक मतलब देखेंगे, इसको प्रत्यक्षण करेंगे इसका, तो ये जो उजला बाग है या सफेद बाग है, इसके बजाय हम काले वाले बाग को देखेंगे, जो ब्लैक बाग है ना। ठीक है, काला वाला ये देखेंगे तो हमें दो चेहरे नजर आएंगे कि ये सर है, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये मुंह है। ठीक है, ये दो चेहरे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? काला बाग। काला बाग हो गया यहाँ पे दो चेहरे। क्या हुआ? दो चेहरे। ठीक है, और ये है ना, हमें मुख्य आकृति के रूप में तो फूलदान देखने को मिला था। ठीक है, मतलब वो परसेप्शन पे है जिसको पहले, क्योंकि इस आकृति में सबसे पहले फूलदान का ही हमें प्रत्यक्षण होता है लगभग लोगों को। ठीक है, कुछ 5 या 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको सबसे पहले दो चेहरे दिखे। ठीक है, तो ये दो दो चेहरे हैं। ठीक है, ये होगी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मतलब पृष्ठभूमि फ्रंट पे नहीं होती, पीछे की तरफ होती है, और वो अनंत तक हो सकती है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब मैंने तो इसको बॉक्स में बंद कर दिया, पर अगर बॉक्स में बंद ना करूं तो इसका जो दो चेहरे हैं, इसके पीछे का जो काला भाग है वो कहीं तक भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? तो हम ये कहेंगे कि जो ये रूबिन का फूलदान कहलाता है। ठीक है, आपको मैं लिख देता हूँ, रूबिन्स फूलदान ही लिख लो एक बार, फूलदान। ठीक है, तो जो रूबिन का फूलदान है, इसमें जो सफेद बाग है, जिनको सबसे पहले इसका प्रत्यक्षीकरण हुआ, वो सफेद बाग तो आकृति के रूप में, फिगर के रूप में आएगा। और कुछ देर प्रत्यक्षण करने के बाद जब ये दोनों चेहरे दिखेंगे, उसको फूलदान नहीं दिखेगा। ठीक है, वो चेहरों को देखेगा सबसे पहले। यदि पहले फूलदान को देखता है तो आकृति के रूप में फूलदान आ जाएगा। ठीक है, यदि फूलदान को बाद में देखता है, उसको पहले दोनों चेहरे दिखते हैं, तो चेहरे आकृति के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, पर इसका क्या है? दायरा निश्चित नहीं होता। अच्छा, ये हो गया ग्राउंड। क्या हो गया? ग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। तो फूलदान इसमें आकृति के रूप में, फिगर के रूप में आ गया, और ये जो दो चेहरे हैं ये पृष्ठभूमि के रूप में आ गए। ठीक है, अब इसको उलट भी किया जा सकता है। दो चेहरे हैं वो आकृति के रूप में आ सकते हैं, और जो फूलदान है वो पृष्ठभूमि के रूप में आ सकता है। ठीक है, तो ये जो कभी आकृति का, कभी पृष्ठभूमि का जो प्रत्यक्षीकरण होता है, यही क्या है? आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्ष। ठीक है, अच्छा, आकृति वाला भाग है ना, वो एक तो हमें इसकी विशेषताएं होती है कि ये एक तो हमें स्पष्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरी बात, इसकी आकृति निश्चित होती है। क्या होती है? आकृति निश्चित। ठीक है, आकृति निश्चित होती है। और जैसे ये याद रखने योग्य होता है, यानी स्मरण योग्य होता है। स्मरण। ठीक है, अच्छा, और बात करें तो, और जैसे
इसका स्थान भी होता है ना, वो क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित स्थान। ठीक है। अच्छा, उसके उलट बात करें पृष्ठभूमि की, तो पृष्ठभूमि होती है वो अस्पष्ट होती है, अनंत तक होती है, उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, और वो फॉरगेटिंग में आती है, जैसे मतलब भूलने योग्य होती है। पृष्ठभूमि हमें याद नहीं रहती, मुख्य जो आकृति होती है वही हमें ज़्यादा याद रहती है। और इसका स्थान भी निश्चित नहीं होता, किसी भी आकृति की भी हो सकती है, कोई भी स्थान हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फिगर ग्राउंड। इसको मतलब हम कभी हमने फूलदान देखा, कभी चेहरा देखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म का यूज किया था, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल है, या फिर मतलब रिवर्सिबल फिगर बोल सकते हैं इसको, यानी पलटावी आकृति। ठीक है, और इसके अलावा एक मल्टी स्टेबिलिटी शब्द भी यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, बहु स्थिरता। ठीक है, बहु स्थिरता यानी मल्टी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया फिगर ग्राउंड। फिगर ग्राउंड में कुछ नहीं है, कुछ भाग होगा वो हमें आकृति के रूप में दिखाई देगा, और कुछ भाग होगा वो पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देगा, और सबसे स्पष्ट भाग होगा जिसकी आकृति निश्चित होगी। अब ये देखो, चेहरों की आकृति निश्चित है क्या? निश्चित नहीं है, क्योंकि पीछे का भाग हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि फूलदान की एकदम स्पष्ट हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे फूलदान है वो जो स्पष्ट दिखाई देगा। यदि इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो चेहरे हैं ये कभी आकृति के रूप में होंगे, कभी पृष्ठभूमि के रूप में होंगे। फूलदान भी कभी, जब चेहरे आकृति के रूप में होंगे तो फूलदान पृष्ठभूमि के रूप में होगा। ठीक है, और जब फूलदान आकृति के रूप में होगा तो दोनों चेहरे हैं वो पृष्ठभूमि के रूप में होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक नंबर हो गया। और पलटावी आकृति जो मैंने शब्द यूज किया, इसका अर्थ समझ गए क्या अब? जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही चित्र में मतलब परिस्थिति है ना वो बदल जाती है। ठीक है, कोई भी आकृति है या कोई चित्र है, तो एक ही चित्र में जब परिस्थिति बदलने पर जो पहले जो वस्तु पहले आकृति के रूप में दिखाई दे रही थी वही क्या बन जाती है? पृष्ठभूमि बन जाती है, और जो पृष्ठभूमि मतलब थी वो क्या है? आकृति के रूप में। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब हम बात करते हैं 2 नंबर, प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम। ठीक है, प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम। ठीक है, इसमें कुछ नियम आएंगे, वो हमें मतलब ध्यान में रखने हैं कि लॉ ऑफ क्लोजर क्या होता है, लॉ ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है। ठीक है, ये जो मतलब जितने भी है, सन्निकटता का नियम है, जो नियरनेस का नियम है, ये सब हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्षणात्मक संगठन क्या होता है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जब प्रत्यक्षण में सॉरी प्रत्यक्षण में एक प्रकार का संगठन पाया जाता है। गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि जो हमारा परसेप्शन होता है ना, उसमें मतलब चीज़ों को हमें ना अपने हिसाब से उसको जोड़ के देखते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी उदाहरण के रूप में बता चुका हूँ कि ये एक आकृति है। ठीक है, अब इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ भाग। ठीक है, कुछ भाग मिसिंग है, पर फिर भी हम इसको वर्त के रूप में इसका प्रत्यक्षण करते हैं। ठीक है, या ये एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर, वर्ग। अब इसमें भी कुछ भाग मिसिंग है, पर हम क्या है इसको एक पूरे वर्ग के रूप में इसका प्रत्यक्षण करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसी आकृतियां हो सकती है जैसे, ठीक है, ऐसे है, तो हम एक इसको बोल सकते हैं कि एक वर्त का एक कॉलम है। ठीक है, या ये वर्ग का एक कॉलम है। ठीक है, ये आकृतियां हैं, इनको हम संगठन मतलब इकट्ठी करके देखते हैं, इकट्ठी करके कि इसका क्या एक संगठन हो सकता है जिसमें एक जैसी सारी आकृतियां इसमें आ गई और उधर वाली उसमें आ गई। ठीक है, इस प्रकार। तो अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियमों की बात करते हैं। तो नियम 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, एक तो हो गए प्रीदिया नियम। क्या हो गए? प्रीदिया नियम। दूसरे हो गए केंद्रीय नियम। ठीक है, पेरिफेरल और सेंट्रल। अब हम बात करते हैं कि प्रीदिया कौन से होते हैं। ठीक है, प्रीदिया, तो प्रीदिया में जैसे एक तो ये है कि प्रीति होती हैं वो जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात गुण होते हैं ये। ठीक है, इनमें आ गई जैसे समानता आ गई। ठीक है, समानता का नियम।
ठीक है। एक आ गया बंदी का नियम, ये लॉ ऑफ सिमिलरिटी बोलते हैं, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी हो गया। एक बंदी का नियम आ गया, ठीक है, बंदी का मतलब लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ क्लोजर, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक आ गया अपने लॉ ऑफ नियरनेस, जिसको सन्निकटता का नियम बोलते हैं, सन्निकटता बोल दो या समीपता बोल दो, ठीक है, सन्निकटता का नियम, ठीक है, नियरनेस, नियरनेस या प्रोक्सिमिटी भी बोल देते हैं इसको, प्रोक्सिमिटी, ठीक है। अच्छा, समानता आ गया, बंदी आ गया, सिमिलरिटी आ गया। एक आता है सम्मिति का नियम, समिति का नियम, ठीक है, समिति के नियम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, एक आ गया सामान्य गति का नियम, क्या आ गया, सामान्य गति का नियम, ठीक है। सामान्य गति के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ कॉमन फेट, क्या बोलते हैं, कॉमन फेट, ठीक है। अच्छा, बंदी का नियम भी हो गया, क्लोजर का, ठीक है, इतने ही है इसमें लगभग। ये आ गया, एक और होना चाहिए, निरंतरता मैंने बोला था ना, एक निरंतरता, हाँ, अच्छी निरंतरता, अच्छी निरंतरता का नहीं, निरंतरता का नहीं, ठीक है। अच्छी निरंतरता को इंग्लिश में बोलते हैं गुड कॉन्टिन्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ गुड कॉन्टिन्यूशन, ठीक है, ये हो गए। अब इनका हम अध्ययन करेंगे कि परिधीय नियम क्या है, फिर हम जो अर्जित है गुण है जिनको जो केंद्रीय नियमों में आएंगे उनका अध्ययन करें, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियमों में यहाँ लिख देता हूँ मैं परिधीय, ठीक है, परिधीय। तो सबसे पहला आ गया जो लॉ ऑफ नियरनेस है, ठीक है, लॉ ऑफ नियरनेस, ठीक है, यानी सन्निकटता का नियम, सन्निकटता का, ठीक। अब सन्निकटता का नियम क्या होता है, जो हम ये कह सकते हैं कि जो उद्दीपक होते हैं ना, वो उद्दीपक है वो एक दूसरे उद्दीपक से समय या स्थान में है ना वो नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेन बात करेंगे उद्दीपकों के समय और स्थान की, ठीक है, यानी समय और उद्दीपकों का समय और स्थान में नज़दीक होना, समय और स्थान में नज़दीक होना। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमने एक आकृति बनाई, ठीक है, अच्छा, दूसरी आकृति हमने ये बनाई, तो क्या ये स्थान में नज़दीक है क्या, ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, रो भी है, ठीक है। तो दोनों तरफ इनकी दूरी और मतलब समान है और आकृति भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये उद्दीपक किस नियम का पालन करते हैं, सन्निकटता के नियम, ठीक है। क्योंकि उद्दीपकों में यहाँ ये उद्दीपक हैं, ये स्थान में भी एक दूसरे के क्या है, नज़दीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ नियरनेस, लॉ ऑफ नियरनेस, यानी या तो वो पंक्ति इसको बोलते हैं यानी रो, या तो वो पंक्ति के रूप में या फिर कॉलम, ठीक है, या स्तंभ बोलते हैं इसको, ठीक है। तो लॉ ऑफ नियरनेस की बात हो गई, तो उद्दीपकों का समय और स्थान में क्या होना, नजदीक होना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे की, दूसरा नियम, यानी
दूसरा नियम है लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो इसको एक रूपता या समानता का बोलते हैं, एक रूपता या समानता का नियम, समानता का नियम। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, लॉ ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो समानता के नियम या एकरूपता के नियम में क्या है, इसमें क्या है कि जो एक समान दिखने वाले उद्दीपक है ना, वो आपस में समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं, यानी एक समान, समानता से ही आपको पता चल जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं एक समान दिखने वाले उद्दीपक, दिखने वाले, एक समान दिखने वाले उद्दीपक आपस में, आपस में एक समूह है, एक समूह है में संगठित होकर, संगठित होकर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, या फिर संगठित होकर प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष होते हैं। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका सिमिलरिटी का। जैसे अब देखो, अब ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ठीक है। अब देखो, हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है वो क्या है, एक समान है, क्या है, और जो सेकंड कॉलम है और जो फोर्थ कॉलम है वो भी क्या है, एक समान है। यानी फर्स्ट और थर्ड कॉलम लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी हम इनको एक साथ संगठित करके देखते हैं कि पहले वाला और तीसरा वाला जो कॉलम है वो काले कॉलम हैं, भरे हुए हैं, वो अंदर से खाली नहीं है। तो हम इन दोनों कॉलमों को एक समूह के रूप में संगठित होकर इनका प्रत्यक्षण करते हैं। इसी प्रकार सेकंड और फोर्थ कॉलम को हमें संगठित करके कि ये दोनों कॉलम है वो खाली है, ठीक है, इनमें जितने भी वर्ग हैं वो सभी खाली हैं, और इन दोनों को हम एक समूह के रूप में संगठित करके इनका प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है ए बी सी, वो ए बी कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी हमने वो दूसरे नंबर यूज कर रखे हैं। तो तीसरा आ गया लॉ ऑफ सिमिलरिटी, यानी सॉरी लॉ ऑफ सिमेट्री, समिति का नियम, समिति का लॉ ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें क्या है, लॉ ऑफ सिमेट्री, तो लॉ ऑफ सिमेट्री में जैसे जो उद्दीपक अधिक सम्मित होते हैं, ठीक है, सम्मित से, समिति से ही सम्मित शब्द ले रहा हूँ, या फिर आप कह सकते हो जो उद्दीपक अधिक सुडौल होते हैं या सम्मित होते हैं, ठीक है, यानी सिमेट्रिकल होने चाहिए, उन्हें हम स्पष्ट आकृति के रूप में संगठित देखते हैं, ठीक है। यानी जो उद्दीपक मैं लिख देता हूँ, अगर किसी को नोट्स बनाते हो तो, ठीक है, जो उद्दीपक अधिक सम्मित, अधिक सम्मित होते हैं उन्हें हम स्पष्ट आकृति के रूप में संगठित देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम एग्जांपल लेंगे इसका सिमेट्री का। जैसे मैं एक आकृति बना रहा हूँ, अच्छा ये भाग ब्लैक है। अब देखो, अब हमें स्पष्ट क्या दिख रहा है इस आकृति में, इस आकृति में हमें जो काला भाग है, क्या, इन चारों में ही, ठीक है, इन चारों में ही जो काला भाग है वो क्या है, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, यानी ये एक समिति के रूप में है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं ऐसा ही एक और बनाऊं, जैसे मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो काला वाला भाग है वो हमें मेन आकृति के रूप में दिख रहा है, ठीक है, और हम इसका जो आकृतियां सम्मित है उसको संगठित करके देखते हैं। इसमें देखो, अब ये एक बॉक्स में बंद है, तो इसमें मेन जो हाईलाइट हो रही है वो व्हाइट वाली हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लैक वाला है वो क्या है, पृष्ठभूमि है, और आकृति के रूप में
जो वाइट आकृतियां हैं वो क्या है, आकृति के रूप में या फिगर के रूप में हमें दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या है कि जो उद्दीपक अधिक सममित होते हैं या सिमेट्रिकल होते हैं उनको क्या है हम स्पष्ट आकृति के रूप में संकेत करके देखते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला नियम हम पढ़ते हैं अच्छी निरंतरता का नियम। ठीक है, अच्छी निरंतरता का नियम। ठीक है, गुड कॉन्टिन्यूस, अच्छी निरंतरता का नियम। ये क्या होता है, इसमें क्या है कि जैसे निरंतर ऐसे जैसे एक शेप के रूप में ये स्पाइरल नेचर है, इसके रूप में जा रहा है, इसकी निरंतरता क्या है, लगातार है, या तो ये बाहर की तरफ जा रहा है या वृद्धि की तरफ, या फिर केंद्र की ओर आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसको अच्छी निरंतरता के नियम के रूप में मतलब अच्छी निरंतरता का मतलब है कि जिन उद्दीपकों में हम एक ही दिशा में जाने की निरंतरता देखते हैं या फिर जिन उद्दीपकों में एक ही दिशा में जाने की निरंतरता पाई जाती है उन्हें हम एक समूह के रूप में उनका प्रत्यक्षण कर लेते हैं। ठीक है, वो जैसे स्पाइरल या कुंडली के जो जो भी संरचना है। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे एक हमने बात की सामान्य गति का नियम। क्या आता है, सामान्य गति का नियम, लॉ ऑफ कॉमन फेट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जैसे एक ही दिशा में या गति में परिवर्तन दिखाने वाले जो दीपक होते हैं उनको हमें एक साथ उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसके बारे में कि एक ही दिशा या मोशन यानी मूवमेंट, गति, गति में एक ही दिशा या गति में परिवर्तन दिखाने वाले उद्दीपक एक साथ संगठित पैटर्न में दिखते हैं। ठीक है, में दिखते हैं। ये होगी बात किसकी, सामान्य गति। मतलब जैसे ये कुछ मैं दे रहा हूँ पॉइंट आपको। ठीक है, अब ये इसकी सामान्य गति है। ये अब मान लो कुछ अणु या परमाणु है जो ऐसे बिखरे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग। अच्छा, और एक साइड जैसे मैं ऐसे बिखरे हुए आकृतियां ले रहा हूँ। ठीक है, ये इनके अंदर रिक्त स्थान है। ठीक है, तो जैसे मेरे को एक आकृति बनानी है इसमें से। ठीक है, तो जैसे मैंने बना दिया, एक तो ये डार्क कर दिया, ये भी डार्क कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और ठीक है ये चार ये कर दिए। अच्छा, उसके अलावा जैसे एक यहाँ पे है कोई, इसको डार्क किया, इसको किया, इसको किया, और एक जैसे यहाँ पे इसको कर दिया। ठीक है, और एक इसको कर दिया, तो ये एक ही शेप बन गई। किसकी शेप बन गई, एक ही। आप एम की भी बना सकते हो, जैसे इसको 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 कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ एम की शेप बन जाएगी। तो इस प्रकार होता है। तो इसमें क्या है कि एक ही दिशा या गति में परिवर्तन दिखाते हैं ना, उनको हमें एक साथ संगठित कर लेते हैं। जैसे ये पहले इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर ऐसे हमने ए बना दिया, फिर इसको जैसे इसको ऐसे लिया, ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे। ठीक है, तो ए की ओर एम की शेप करनी। तो ये हो गया अपना सामान्य गति का नियम। फिर हमारा लास्ट आता है लॉ ऑफ क्लोजर, बंदी का नियम। ठीक है, एफ आ गया, तो लॉ ऑफ क्लोजर यानी बंदी का नियम, या पूर्णता का नियम भी बोलते हैं, बंदी का। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे हम आकृतियों को है ना वो पूर्ण रूप में ही देखते हैं, ये इसको पूर्णता का नियम भी बोलते हैं। आप लिख लेना पूर्णता का नियम, पर इंग्लिश वाला शब्द मेन रहेगा लॉ ऑफ क्लोजर। ठीक है, मतलब जो अधूरी आकृतियां हैं ना उनको हमें पूर्ण रूप में देखेंगे। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जो इसमें क्या होता है कि जो खाली या रिक्त स्थान है, क्या लिखेंगे, खाली, या इसको रिक्ति का नियम भी बोलते हैं, बहुत नाम होंगे हिंदी में, इंग्लिश में एक ही रहेगा लॉ ऑफ क्लोजर। तो खाली या रिक्त स्थानों को अपनी मस्तिष्क मतलब या हम यह कह सकते हैं कि खाली और रिक्त स्थानों को
अपने मस्तिष्क की ओर से, अपने मस्तिष्क की ओर से भरकर, ओर से भरकर उसे एक संपूर्ण आकृति के रूप में, उसे एक संपूर्ण आकृति के रूप में देखते हैं, ठीक है, रूप में। ये हो गई बात। अब हमने बात की थी जैसे ये एक सर्किल है, ये अधूरा है, ठीक है, और ये एक वर्ग है, ये भी क्या है, पर हम इसकी वर्त और वर्ग के रूप में क्या करते हैं, इसका प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे फिगर ग्राउंड हो गया, प्रत्यक्षणात्मक संगठन के नियम हो गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो सॉरी हमारे परिधीय नियम हुए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे केंद्रीय नियमों, किसकी, केंद्रीय नियम, ठीक है। हमने बात की थी कि जो एक तो परिधीय नियम हो गए जो जन्मजात होते हैं, और जो केंद्रीय नियम है वो क्या है, अर्जित होते हैं, अर्जित होते हैं, ठीक है। इनमें क्या क्या आएगा, जैसे अभिप्रेरण आ गया, ठीक है, अभिप्रेरण के अलावा जैसे मनोवृत्ति आ गई, मनोवृत्ति, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें अर्जित में आ जाएगी। तो अर्जित के कौन कौन से नियम है, तो इसमें पहला जो नियम आता है ना वो आता है लॉ ऑफ मीनिंग, या फिर इसको लॉ लॉ ऑफ लर्निंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अर्थ का नियम, अर्थ का लॉ ऑफ लर्निंग, या फिर इसको मीनिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति है वो जिन उद्दीपकों का अर्थ समझता है उन्हें तुरंत एक निश्चित पैटर्न के रूप में देखता है। जैसे मैंने लिखा ऐसे, द गैप नहीं दिया इसमें, द किंग गो टू द पैलेस, ठीक है। अब ये मैंने शब्द लिख दिया, ये इसमें मतलब बिल्कुल भी गैप नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, पर इसका क्या अर्थ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, हम जब अर्थ निकलता है किन्हीं उद्दीपकों का या फिर शब्दों का, तो हम क्या करते हैं उनको अलग अलग रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो द का अलग करेंगे, किंग का अलग करेंगे, गो का अलग करेंगे, टू का अलग करेंगे, द का अलग करेंगे, और प्लेस का एक अलग करेंगे। इनको अलग अलग संक्षिप्त रूप में करके हम इसका अर्थ निकालते हैं, ठीक है। यही क्या है हमारा अर्थ का नियम है, और ये केंद्रीय नियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो केंद्रीय नियम, इसकी नेक्स्ट नियम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ है, इसको सेट या एक्सपेक्टेंसी भी बोलते हैं, मतलब वर्ती का नियम, वर्ती का नियम, वर्ती या सेट एक ही चीज है, वर्ती का नियम, ठीक है। तो लॉ ऑफ है सेट, ठीक है, या इसको एक्सपेक्टेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मतलब हम एक सेट तैयार करते हैं, ठीक है, तो व्यक्ति में जब एक विशेष मानसिक वृत्ति या मेंटल सेट है ना वो बन जाता है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने कुछ शब्द लिखे, जैसे ए को इस प्रकार लिख दिया मैंने, ठीक है, बी को इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने सी लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको 13 थोड़ी पढ़ोगे बी को, जो मैंने बी लिखा है इस प्रकार, ठीक है, इसको आप 13 तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारे क्या है कि जैसे, या फिर मैं आपको जैसे गिनती लिखता हूँ, जैसे 11 लिख दिया, ठीक है, फिर मैंने गैप दे के यहाँ पे 12 लिख दिया, फिर मैंने जैसे ये 13 नहीं लिखा, ये बी रूप में लिख दिया, ठीक है, इस रूप में लिख दिया, बी रूप में, तो और यहाँ पे 14 लिख दिया, मैंने लिख दिया। तो अब क्या है, आप इसको 11 12 इसको 13 पढ़ जाओगे, जबकि ये 13 नहीं है, ये क्या है, बी है, ठीक है।
तो बी का प्रत्यक्षण करने की जगह आप किसका प्रत्यक्षण करते हो, 13 का करते हो, ठीक है, क्योंकि आपका मेंटल सेट पहले से ही बन चुका है, इसके बारे में आपके पूर्व अनुभव है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति में जब एक विशेष मानसिक वृत्ति यानी मेंटल सेट या फिर कोई प्रत्याशा उत्पन्न हो जाती है तो वह उद्दीपक को उसी रूप में देखता है। जैसे मैंने बताया कि 13 को अक्षरों ए बी सी के बीच में या फिर अक्षरों के बीच में ए बी सी को रख दें, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके बीच में तो इसका 13 के रूप में प्रत्यक्षण करोगे, ठीक है। और यदि ए बी सी के अंदर मैं 13 को रख देता हूँ तो आप उसका बी के रूप में प्रत्यक्षण करोगे। जैसे मैंने बताया आपको, ए लिख दिया, ठीक है, बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, ये डी लिख दिया। तो आप यहाँ पे तो इसका है ना किसके रूप में करोगे, 13 के रूप, सॉरी बी के रूप में, किसके रूप में, बी के रूप में, जबकि है क्या ये 13 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या है, ये है बी, और आप इसका किसके रूप में प्रत्यक्षण करोगे, 13 के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा है ना, ये इसका कारण है मेंटल सेट, यानी हमारी मानसिक वृत्ति बन जाती है मेंटल सेट, ठीक है। तो मानसिक वृत्ति के कारण ये चीजें होती है, तो हम उनको उसी तरह संगठित करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जो इसका तीसरा नियम है जिसको लॉ ऑफ प्राज्ञान या मतलब नाम आता है इसका, अर्थगर्भता का नियम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सी पे आ गया अर्थगर्भता का नियम, अर्थगर्भता का नियम, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस भी बोल देते हैं इसको, अर्थगर्भता का नियम, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, ठीक है। ये भी नियम बहुत मतलब महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो ये क्या होता है, जैसे सभी व्यक्तियों की हमें पता है कि जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि वे उद्दीपकों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे जो भी वातावरण में उसके उद्दीपकों में, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैंने कुछ शब्द लिखे कि राम, ठीक है, जयराम के अलावा जैसे एक लिख दिया आकाश, आकाश लिख दिया, फिर जैसे एक पिता लिख दिया, एक लिख दिया कुर्सी, ठीक है। तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि राम आकाश पिता कुर्सी, नहीं निकल रहा। अब मैं जैसे एक शब्द और लिखता हूँ, जैसे अमर, अमर, आम, दुकान, लाना, ठीक है। इसका मतलब इसका हम अर्थ निकाल सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि अमर आम दुकान से लेके आना, ठीक है, दुकान से लाना। तो इसका अर्थ निकालने का हम क्या करते हैं, इसमें प्रयास करते हैं कि वातावरण में जो भी उद्दीपक या शब्द मिल रहे हैं हम उनको अपने अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं और अर्थ के रूप में जोड़कर संगठित करके उनका प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, ठीक है। अच्छा, फिर हमें इसका जो एक और बचता है लास्ट जो केंद्रीय नियम है उसको बोलते हैं मोटिवेशन या मोटिवेशनल प्रिंसिपल, यानी प्रेरणात्मक, प्रेरणात्मक नियम, ठीक है। मोटिवेशनल या लो मोटिवेशन बोल दो, मोटिवेशनल प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे व्यक्ति है उसके जो अभिप्रेरण होते हैं, व्यक्ति के अभिप्रेरण, ठीक है, व्यक्ति अभिप्रेरण, इसमें क्या आएगा, अभिप्रेरण में मतलब जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, ठीक है, भूख, उसके अलावा प्यास हो गया और वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है कि इनका जो प्रत्यक्षण है वो जो व्यक्ति का संगठन होगा उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षणात्मक संगठन है उस पर व्यक्ति के जो अभिप्रेरण है, जैसे भूख प्यास, व्यक्ति के जो वैल्यूज है, मूल्य है आदि का बहुत ज़्यादा तीव्र प्रभाव पड़ता है इस पर, किस पर, प्रत्यक्षण पर। तो इन कारकों से क्या है कि ये जो कारक हैं इनसे व्यक्ति का जो प्रत्यक्षण है वो संगठित हो जाता है और उससे मतलब क्या होगा कि जैसे उद्दीपक में एक निश्चित पैटर्न दिखेगा उसको,
जो भी उद्दीपक है ना उसको, इसको वैसे डायरेक्टिव थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्टेट थ्योरी या डायरेक्टिव स्टेट थ्योरी, ठीक है, निर्देश अवस्था सिद्धांत ऐसे कुछ करके नाम है इसका। ये हमारे सिलेबस में नहीं है पर ये परसेप्शन के टॉपिक में आता है, ठीक है, डायरेक्टिव स्टेट थ्योरी, ठीक है, निर्देश अवस्था सिद्धांत बोलते हैं। उसमें भी इसका मतलब बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, इनका जो व्यक्ति का जो प्रत्यक्षण है वो संगठित हो जाता है और उद्दीपक में एक निश्चित पैटर्न के रूप में दिखता है, ठीक है। ये अपने जो डायरेक्टिव स्टेट थ्योरी है इसमें भी इसको दिया गया है। अच्छा, तो अब हम कह सकते हैं कि जो गेस्टाल्टवादी है उनके द्वारा जो हमने बात की ये पूरी प्रत्यक्षणात्मक संगठन की यानी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी प्रक्रिया है ना वो कुछ अर्जित कारकों से प्रभावित होती है। यानी इन्होंने ये बताया कि कुछ जो अर्जित कारक हैं वो प्रत्यक्षण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। पर इन्होंने क्या है कि ज़्यादा महत्व नहीं दिया किसको, अर्जित कारकों को। इन्होंने जो जन्मजात कारक हैं या जो जन्मजात गुण है उससे संबंधित जो नियम है उनको ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो दो टॉपिक हो गए हमारे इसके, एक तो फिगर ग्राउंड और एक है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो तीसरा हम बात करेंगे इसमें जो आइसोमॉर्फिज्म का मैंने बताया था, तो प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ यानी समाकृतिकता का सिद्धांत। तो इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्रत्यक्ष की जाने वाली जो बाह्य घटनाएं होती है, ठीक है, बाह्य घटनाएं मतलब हमें जो कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्षण का क्षेत्र है, ठीक है, तो परसेप्चुअल फील्ड, ठीक है, परसेप्चुअल फील्ड। तो प्रत्यक्षण की जाने वाली जो बाह्य घटना है और हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन फील्ड की भी बात करेगा, इनमें ये बोलता है कि ये डायरेक्ट संबंध है। क्या है डायरेक्ट संबंध, मतलब कि प्रत्यक्ष की जाने वाली बाह्य घटना और मस्तिष्क से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें होने वाले जो परिवर्तन होते हैं जब हम किसी चीज का प्रत्यक्षण करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रत्यक्ष, तो बाह्य जो परसेप्चुअल फील्ड है उसमें और उसके अलावा हमारे ब्रेन में भी क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इन दोनों परिवर्तनों के बीच में क्या है, क्योंकि इसके कारण ही तो ये परिवर्तन हुआ, तो इनमें क्या है, सीधा संबंध बताया गया है, किसमें, आइसोमॉर्फिज्म यानी समाकृतिकता के सिद्धांत में, ठीक है। अच्छा, अब इस पर एक वुडवर्थ का 1948 का एक प्रयोग भी आता है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे एक तो देश का क्षेत्रफल लिया, देश का क्षेत्र या क्षेत्रफल ले लो, ठीक है, और एक इन्होंने नक्शा, देश का नक्शा, ठीक है, देश का नक्शा। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया वुडवर्थ ने कि जो देश का क्षेत्रफल है, अपनी जो कंट्री की बाउंड्रीज है, ठीक है, ये तो ये जो अपने देश की फिजिकल बाउंड्री है और उसके अलावा नक्शे में जो देश का नक्शा है उनमें क्या है, दोनों में संबंध है कि नहीं है, क्योंकि नक्शा क्या है तो वो उस देश का ही बाउंड्री तो वही दर्शा रहा है पर वो छोटा है, बस इतनी बात है, पर है तो डायरेक्ट संबंध है इसमें, ठीक है। तो ये इन्होंने एक उदाहरण दिया था वुडवर्थ ने 1948 में, ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो हमारा जिस प्रकार ये देश का क्षेत्रफल और देश का नक्शा एक दूसरे से संबंधित है ना, उसी प्रकार हमारा जो मस्तिष्क क्षेत्र है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क क्षेत्र और जो प्रत्यक्षण का क्षेत्र है यानी परसेप्चुअल फील्ड और ब्रेन फील्ड, ठीक है, इन दोनों में भी क्या है, वैसा ही संबंध है जैसा देश का क्षेत्रफल और देश के नक्शे में, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने जैसे आइसोमॉर्फिज्म में एक घटना हो रहती है जिसको हम बोलते हैं फाइव फिनोमेनन, क्या बोलते हैं, फाइव फिनोमेनन, ठीक है। ये क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि जो जैसे प्रकाश होता है, हम जैसे दीपावली है, दीपावली या फिर शादी, इसमें क्या है, डेकोरेशन करते हैं तो हम लाइटें लगाते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं उनमें, हम उनको एज ए होल देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो लाइटें हैं वो अलग अलग
आकृति के रूप में या डिजाइन के रूप में है वो चल रही है, पर क्या वो लाइटें चल रही है रियल में? नहीं चल रही। वो बस इतना हो रहा है कि कभी तो ये लाइट जल रही है, कभी ये बंद हो जा रही है, जब ये बंद हो रही है तो ये जल रही है, समझ गए? फिर ये बंद हो रही है तो ये जल रही है, तो एक पैटर्न के रूप में हम उसका प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक है? ये लाइट हम कह सकते हैं कि लाइटें चल रही है, पर वो सच में मतलब चल रही रियल में चल नहीं रही होती है, ठीक है? अच्छा, तो इसको उन्होंने मतलब बताया कि वर्दीमर का प्रयोग है ये 5 फिनोमेनन वाला, वर्दाइमर, ठीक है? और ये लगभग आता है 1948 में ही आता है, ठीक है? अच्छा, तो वर्दाइमर ने बताया कि अंधेरे में बारी बारी से जो जलने और बुझने वाले बल्ब है या लाइट है, उनसे उत्पन्न होने वाली जो आभासी गति है यानी शूडो मूवमेंट है उनकी, वही क्या है? 5 फिनोमेनन है, ठीक है? जैसे हमें आजकल के वो यूट्यूबर रील भी बनाते हैं कुछ, जैसे हमने देखा होगा कि एक व्यक्ति है वो अलग अलग आकृति के मतलब डांस की आकृति के अलग अलग आकृति के शेप काट के और उनको उनके ऊपर नंबरिंग लगा ली जाती है, इतने सारे जैसे ले लिए उसने, तो नंबरिंग लगा के उनको एक एक करके रखता है, फिर उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता है, ठीक है? तो हमें ये लगता है कि वो कागज है वो डांस कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो उसको रखता जाता है और फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करता है, तो वो भी क्या है? 5 फिनोमेनन से ही संबंधित है, ठीक है? अच्छा, इसके कोई प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल एक आता है अपने कॉलर और हेल्ड का, कॉलर और हेल्ड, इन्होंने एक प्रयोग किया था, ठीक है? अच्छा, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था 1949 में। कब किया था? 1949 में। और प्रयोग द्वारा जैसे इन्होंने जो हमारे मस्तिष्क में जो तरंगें होती है ना, मस्तिष्क तरंगें, उनको उनका मापन करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है? तो मस्तिष्क तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया, जिसमें एक यंत्र का प्रयोग किया, उसका नाम था ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मिटा देता हूँ, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, लंबा नाम है थोड़ा, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो ईईजी है, इसको मस्तिष्क की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए इन्होंने ये प्रयोग किया, किसने? कॉलर और हेल्ड ने, 1949, ठीक है? अच्छा, अब हमारा प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी हो गया, फिगर ग्राउंड कर लिया हमने। अच्छा, उसके अलावा हम कर चुके हैं एक जो परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, फिगर ग्राउंड और आइसोमॉर्फिज्म। अब लास्ट बचता है फील्ड फोर्सेस, क्या बोलता है? चौथा, फील्ड फोर्स, ठीक है? फील्ड फोर्स यानी क्षेत्र बल। क्षेत्र बल क्या है? तो गेस्टाल्टवादियों ने बताया कि हमारा जो विजुअल फील्ड होता है यानी दृश्य क्षेत्र, विजुअल है फील्ड यानी दृश्य क्षेत्र, ठीक है? इसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं, ठीक है? दो बल काम करते हैं, जिन्होंने एक को नाम दिया इन्होंने कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है? और दूसरा इन्होंने बताया रेस्ट्रेनिंग फोर्स, रेस्ट्रेनिंग है, ठीक है? अच्छा, कोहेसिव जो फोर्स है इसको हिंदी में बोलते हैं सहसंजक बल, क्या बोलते हैं? सहसंजक बल। और इसको बोलते हैं अवरोधक बल, क्या बोलते हैं? अवरोधक, ठीक है? अब देखो, अब वातावरण में कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जो समान होते हैं और उनमें एक दूसरे से मिलने की या जुड़ने की क्या है? गुण पाया जाता है, ठीक है? या फिर वो हम कह सकते हैं कि वातावरण में कुछ उद्दीपक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं? आकर्षित। तो जो उद्दीपक आकर्षित करते हैं एक दूसरे को, उनका हम प्रत्यक्षण करते हैं, तो जो बल काम करता है वो कौन सा होता है? सहसंजक बल। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि समान उद्दीपकों को आपस में मिलाने और आकर्षित करने का कार्य जो बल करता है वो कौन सा है? सहसंजक बल है। और इससे किसका निर्माण होता है? तो इससे होता है आकृति का निर्माण। किसका निर्माण होता है? आकृति का निर्माण। अच्छा, कुछ ऐसे बल होते हैं जो उद्दीपकों को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित,
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्ट्रेनिंग फोर्स कौन कहते हैं कि भिन्न उद्दीपकों को एक दूसरे से मतलब अलग रखने का जो काम करता है ना, वो कौन से अवरोधक बल करते हैं। और इससे किसका निर्माण होता है, इससे होता है पृष्ठभूमि, जिसका ग्राउंड का, तो पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात होगी, अब बात आती है कि ये जो कोहेसिव फोर्स है और रेस्ट्रेनिंग फोर्स है, जो सहसंजक और अवरोधक बल है, इनमें मतलब दोनों बलों में संतुलन बहुत जरूरी है। ठीक है। यदि इनमें संतुलन नहीं होगा तो फिर प्रत्याक्षण की प्रक्रिया बाधित होगी। ठीक है। तो कोहलर ने मतलब इनके 3 नियम बताए थे, जो कोहलर का नाम आता है 1930 में इन्होंने एक प्रयोग के आधार पर बताया था। ठीक है। 1930 में इन्होंने एक तो इनमें जैसे गुणात्मक समानता बताई। क्या बताई कि जो समान रंग या फिर समान गुण वाले शब्द होते हैं उनमें सहसंजक बल अधिक होता है। ठीक है। तो समान है गुण या समान रंग वालों में। ठीक है। अच्छा, और क्या बताई, और इनकी इंटेंसिटी की बात की, यानी तीव्रता की समानता की बात की। तो इन्होंने बताया कि एक समान चमक या रंग की स्याही वाले जो शब्दों में है वो भी सहसंजक बल क्या है, मजबूत होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये एक मान लो ब्लैक पेज है, क्या है, एक ब्लैक पेज है। अब मैं इसमें ब्लैक ही पेन से कुछ लिख दूं, तो अब जैसे ये एकदम ब्लैक है और एकदम ब्लैक से ही मैंने लिख दिया, तो वो कुछ देर के लिए तो हमें प्रत्यक्षण होगा उसका, पर वो सूख जाएगा। जब वो रंग है या स्याही है वो सूख जाएगी तो वो उसमें ही मिल जाएगी, तो हम उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कहते हैं कि एक समान चमक या रंग या स्याही वाले जो शब्द होते हैं उनमें क्या है, सहसंजक बल मजबूत होते हैं। अच्छा, और क्या बताया, और एक इन्होंने मतलब नियरनेस जो स्थान की बात की, मैंने बताया था आपको, जो लॉ ऑफ नियरनेस पढ़ा था उसमें उसमें तो इसमें स्थान की और समय की क्या होती है, समीपता होती है। जैसे स्थान और समय में नजदीक होने पर भी क्या होता है, सहसंजक बल अधिक प्रभावी या होता है। ठीक है। तो सहसंजक बल अधिक प्रभावी। अब हम बात करते हैं गेस्टाल्ट की आलोचना की। ठीक है। फील्ड फोर्सेज हो गए, इसमें कुछ नहीं है, बस ये उद्दीपकों के बारे में है, कुछ आकर्षित करते हैं कुछ प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो आकर्षण होता है वो सहसंजक बल के कारण होता है, और जो प्रतिकर्षण होता है वो रेस्ट्रेनिंग फोर्स या अवरोधक बल के कारण। अब हम पढ़ते हैं इसकी आलोचना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है पीजीटी एग्जाम और यूजीसी नेट के लिए। ठीक है। तो आलोचना के प्रश्न आते हैं, और खासकर पीजीटी में तो बहुत ज़्यादा हो। तो एक तो इसकी आलोचना ये है कि जो गेस्टाल्टवाद है, इसके जो प्रयोग है, जो इसके प्रैक्टिकल है, इसमें एरर बहुत ज़्यादा है। क्या है, एरर यानी त्रुटियां। क्या है, त्रुटियां यानी प्रयोगों में त्रुटियां पाई गई, जिसके कारण क्या है कि निष्कर्षों को मतलब विश्वसनीय नहीं माना जा सका। ठीक है। अच्छा, दूसरी आलोचना, तो इसमें गेस्टाल्टवादियों ने एक गलती की कि जो मतलब सीखने की मतलब लर्निंग की और एक्सपीरियंस, तो सीखने और अनुभव की क्या हो गई, उपेक्षा कर दी इन्होंने। मतलब गेस्टाल्टवादियों ने प्रत्यक्षण के सीखने और जो पूर्व अनुभूतियां हैं, उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उनकी भूमिका को पूरी तरह ही नकार दिया इसमें। ठीक है। जो कि हो सकता है वो सही हो, पर पूरी तरह सही नहीं है। ठीक है। तो ये भी एक आलोचना की गई। अच्छा, तीसरा इसमें ये आलोचना की गई कि जो आइसोमोर्फिज्म का सिद्धांत है, इस पे संशय पैदा हो गया। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो फिजियोलॉजिकल हाइपोथेसिस दी थी, मतलब दैहिक पूर्व कल्पना जो है, और समाकृतिकता का जो सिद्धांत है, वो केवल एक मतलब अप्रत्यक्ष व्याख्या के रूप में ली गई। ठीक है। इसका प्रत्यक्ष और कोई मतलब निश्चित ठोस सबूत नहीं दे सके वो। ठीक है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि एक तो सीखने और अनुभव की अपेक्षा, और अनुभव की उपेक्षा। ठीक है। ये इसकी दूसरी आलोचना होगी। और तीसरी हमने बात की कि समाकृतिकता पर संशय। ठीक है। अच्छा, और और एक मतलब ये आलोचना हुई कि इन्होंने संगठन के बारे में तो बता दिया, पर संगठन क्यों होता है, संगठन क्यों होता है, इसका जवाब नहीं दे भाई, इसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है। यानी संगठन क्यों होता है इसकी व्याख्या
नहीं कर पाए। ठीक है, संगठन क्यों होता है, आगे और लिख लो, इसकी व्याख्या नहीं, ताकि याद रह जाए, इसकी व्याख्या नहीं। अच्छा, फिर फिर जैसे हम बात करते हैं जो आधुनिक जो शोध हुए हैं। ठीक है, जैसे एक चीज वो ध्यान में आ गई मेरे, जो आधुनिक शोध है उसकी भी बात कर देते हैं। तो इसमें जैसे एक तो अपने मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है रोक, क्या है, रोक, और दूसरे हैं अपने ब्रोसगोल, क्या है, ब्रोस। ठीक है, और इनके साथ एक और रहते हैं, उनका नाम है कैनेडी। कौन आते हैं, कैनेडी। ये आते हैं 1974 की बात करते हैं। तो इन्होंने 1974 में क्या है कि अध्ययन किया, और इससे उन्होंने एक तो मतलब आकार स्थिरता, किसका, आकार स्थिरता, और जो फिगर ग्राउंड है यानी आकृति पृष्ठभूमि, आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण, ये इन्होंने इसके बारे में बताया कि जो आकार स्थिरता और जो आकृति पृष्ठभूमि है ये क्या है, पूरी तरह जन्मजात नहीं है, पूरी तरह जन्मजात नहीं होते, बल्कि इन पर क्या है, व्यक्ति की व्याख्या और संकेतों, यानी व्यक्ति की व्याख्या यानी इंटरप्रेट, ठीक है, तो व्याख्या और उसके संकेत जो क्यूज है, संकेत, इनका क्या है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई बात अपने जो गेस्टाल्ट अप्रोच है परसेप्शन की। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण का हमने गेस्टाल्ट उपागम पढ़ लिया है। इसमें हमने गेस्टाल्ट उपागम के मनोवैज्ञानिक पढ़े, जो प्रतिपादक हैं, कोर कॉन्सेप्ट पढ़ा इसका, फिर इसको 4 भागों में जो बताया गया वो पढ़ा, जिसमें कि हमने फिगर ग्राउंड, आकृति पृष्ठभूमि, उसके अलावा प्रत्यक्षणात्मक संगठन, और फिर जो समाकृतिकता का सिद्धांत है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और उसके अलावा जो क्षेत्र बल है, फील्ड फोर्सेज है, जिसमें कोहेसिव और रेस्ट्रेनिंग फोर्स आते हैं। ठीक है, सेशंजक और अवरोधक बल, उनके बारे में पढ़ा, और हमने आलोचना पढ़ ली। तो अब ये सिद्धांत है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, चलो धन्यवाद दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिद्धांत वाकई में बहुत बड़े बड़े हैं, तो थैंक यू दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे करेंगे कि कोशिश रहेगी कि एक हफ्ते में एक वीडियो जो है हम जो दिक्कतें आ रही है बच्चों को टॉपिकों में, या फिर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करें, तो आप मेरे को कमेंट में बोलें, मैं सभी का सॉल्यूशन एक वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, कि कहाँ गलती नहीं करनी है और ये कैसे होगा। धन्यवाद।